मॉर्निंग बच्चों, जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेवाड़ का महाराणा कुंभा जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैंने 6 वीडियो बनाए हैं जिसको हमने कई पार्ट में डिवाइड करके बनाया है और इस चैप्टर के अंदर हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके अलावा कुंभा जो उसके बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से उसके बारे में, इसके साथ ही कुंभा को गद्दी पर बैठने के बाद में कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयां जो है उनका सामना करना पड़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बाद में उसके आंतरिक संकट कौन कौन से थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें राठौड़ और सिसोदिया जो उनके बीच में किस प्रकार से संघर्ष हुआ, साथ ही मालवा और मेवाड़ जो उनके बीच में किस प्रकार से संघर्ष हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही गारो, मांडलगढ़, अजमेर उसके ऊपर आधिपत्य करने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए, इसके साथ मेवाड़ और गुजरात जो उनके संबंध किस प्रकार के रहे थे, साथ ही मालवा और गुजरात जो उनके संबंध किस प्रकार के थे, इसके अलावा राजपूत राज्यों के साथ महाराणा कुंभा जो है उसके संबंध किस प्रकार के थे, और अंतिम जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हमने कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां जो उसके बारे में अध्ययन करें। मेवाड़ का महाराणा कुंभा। आज हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1303 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करके अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का शासन अधिकारी बना दिया था, किंतु मेवाड़ी राजपूतों द्वारा अत्यधिक परेशान किए जाने, इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को वापस दिल्ली बुला लिया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। इसके अलावा सोनगरा चौहान मालदेव को चित्तौड़ का अधिकारी बना दिया गया और मालदेव के बाद बनवीर चित्तौड़ का अधिकारी बना और सिसोदा सरदार हमीर ने इसी बनवीर से 1336 ईस्वी में चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर फिर से सिसोदिया राजवंश जो उसका प्रभुत्व स्थापित किया। हमीर सिंह की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र क्षेत्र सिंह और उसके बाद में महाराणा लक्ष्य सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और वृद्ध महाराणा लाखा ने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ में विवाह किया तथा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि यदि हंसाबाई के कोई पुत्र हुआ तो वह मेवाड़ के सिंहासन पर अपने अधिकार को त्याग देगा और इस विवाह के 13 महीने बाद हंसाबाई ने एक पुत्र जो उसको जन्म दिया जिसका कि नाम मोकल रखा गया और लाखा की मृत्यु के बाद में मोकल मेवाड़ का राणा बना और मोकल के शासनकाल में मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ को गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर उसके ऊपर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार नागौर के मुस्लिम शासक फिरोज खान ने भी मेवाड़ की सेना जो उसको पराजित किया और बूंदी के हाड़ाओं ने मांडलगढ़ तक का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया तथा सिराई के शासक ने गोड़वाड़ के क्षेत्र में अव्यवस्था फैला दी और ऐसी स्थिति में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर डूंगरपुर, केलवाड़ा और देलवाड़ा के क्षेत्र जो उनमें खूब लूटमार की और महाराणा मोकल उसका सामना करने के लिए रवाना हुआ। जब वह कहा जाता कि जिलवाड़ा के पड़ाव डाले हुए था तब उसके 2 चाचा जो थे चाचा और मेरा ने मोकल जो उसकी हत्या कर दी और मोकल की हत्या के समय मोकल का बड़ा पुत्र कुंभा शिविर में ही था, अतः चाचा ने उस पर भी हमला किया किंतु वह किसी प्रकार से बच निकला और मेवाड़ की गद्दी जो उसके पर जा बैठा। तो इस प्रकार से ये उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही थी कि कुंभा मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी जो उसका पुत्र था और कुंभा का जन्म विक्रम संवत 1460 अर्थात 1403 ईस्वी में हुआ था और मोकल की हत्या के बाद कुंभा वहां से बच निकला तथा उसके सहयोगियों ने उसे सकुशल चित्तौड़ पहुंचा दिया और नैन्सी के अनुसार मोकल की हत्या के बाद चाचा ने अपने आप को राणा घोषित कर दिया तथा महपा पवार को अपना प्रधानमंत्री बनाया और दूसरी तरफ कुंभा के चित्तौड़ पहुंचने पर मेवाड़ी सामंतों ने कुंभा को मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से मेवाड़ जो उसमें 2 गद्दियां जो स्थापित की गई थी। तो ये उसकी पृष्ठभूमि रही थी। नेक्स्ट बात आती है कि उसकी महाराणा कुंभा जो उसके बारे में हमारे पास में जानकारी के स्रोत कौन कौन से रहे। तो अब हम जानकारी के स्रोत का अध्ययन करते हैं कि महाराणा कुंभा ने
1433 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक 36 वर्षों तक शासन किया था। और कुंभा के शासनकाल की जानकारी हमें उसके कई स्रोत जो उनसे मिलती है कि कुंभा के बारे में किसी न किसी प्रकार की जानकारी देने वाले अब तक हमारे पास में 60 शिलालेख जो वो उपलब्ध है। उदयपुर के निकट एकलिंग मंदिर से एकलिंग महात्म में प्राप्त हुआ, जो कि 2 भागों में डिवाइड है। और पहले भाग जो कि राजवर्णन के नाम से पुकारा जाता है, इसे स्वयं कुंभा ने लिखा था। दूसरा भाग भी कुंभा के निर्देशन में ही लिखा गया था। अतः एकलिंगजी महात्म में कुंभा के काल का इतिहास जानने का हमारे पास में सबसे बड़ा साधन बताया जाता है। इसके अलावा जयदेव के गीत गोविंदम की टीका भी कुंभा ने रसिक प्रिया के नाम से लिखी थी, जिसमें कुंभा की विभिन्न उपाधियां और उपलब्धियां जो उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग में नामदेव के मंदिर से 3 चट्टानों पर उत्कीर्ण कुंभलगढ़ प्रशस्ति से कुंभा की राजनीतिक उपलब्धि, राज्य विस्तार, उपाधियां, साहित्यिक रचनाएं, कुंभा द्वारा निर्मित विभिन्न दुर्ग आदि की जानकारी हमें इससे मिलती है। संभवतः ये प्रशस्ति 5 चट्टानें जो उनके ऊपर खुदवाई गई थी, जिनमें से 2 चट्टानें जो अब नष्ट हो चुकी है, और चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ का शिलालेख भी ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, कि जो कि 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था और महेश ने इसे लिपिबद्ध किया था। और इस शिलालेख से हमें कुंभा की मालवा, गुजरात और पड़ोसी राज्यों पर की गई विजय जो उसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ कुंभा के समय में मेवाड़ी सामंतों की स्थिति तथा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए भी ये शिलालेख जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। किंतु इन सभी स्रोतों का उपयोग हमें बहुत ज़्यादा सावधानी जो उससे करना चाहिए, क्योंकि इनमें कई बार कुछ झूठी या क्या कह सकते हैं कि उसको अपने शासक जो उसको खुश करने से संबंधित बातें जो वो भी लिखती जाती थी। इसके अलावा कुछ फारसी और राजस्थानी ग्रंथ जो है वो भी हमें मिलते हैं, जिनसे कि हमें महाराणा कुंभा जो उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा जो उसकी जानकारी के लिए हमारे पास में बहुत से स्रोत है, जिसमें कि कुछ तो कुंभा जो है उसने स्वयं ने ही खुदवाए थे, खुद ने ही लिखवाए थे। दूसरी बात आती है कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयां, अर्थात कुंभा जब गद्दी पर बैठा तो उसे कौन कौन सी कठिनाइयां जो उसका सामना करना पड़ा। जाहिर है उसके पिता जो उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसी समय उसका एक चाचा जो था वो भी गद्दी पर बैठ गया, और उसने भी महाराणा कुंभा जो उसने भी अपने आप को गद्दी पर बैठाएगा। तो जब ऐसी परिस्थितियों में कोई गद्दी पर बैठेगा तो उसे अनेक परिस्थितियां जो है, अनेक कठिनाइयां जो उसका सामना करना पड़ता है। कि मुगल की हत्या के बाद मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंतों के सहयोग और समर्थन से कुंभा जो था वो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ गया, किंतु उसके सामने अनेक आंतरिक और बाहरी कठिनाइयां जो वो खड़ी थी। महाराणा मोगल के समय में ही मालवा, गुजरात और नागौर के मुस्लिम शासकों ने मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था, और मुगल के समय में मेवाड़ के प्रभाव में निरंतर होती हुई कमी को देखकर पड़ोसी राजपूत शासकों ने भी मेवाड़ के क्षेत्र जो उनको हड़पना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो पड़ोसी थे, जो मुस्लिम जो थे, वो भी क्या कर रहे थे, और मेवाड़ जो उसको हस्तगत करने के लिए बैठे थे। और मोगल की हत्या से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए कुछ विद्रोही सामंतों ने राणा के प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास जो वो भी करना शुरू कर दिया, तथा मेवाड़ी सामंतों में दलबंदी जो वो भी शुरू हो गई। और मोगल के हत्यारों चाचा और मेरा को कुछ असंतुष्ट एवं विद्रोही सामंतों का सहयोग मिल जाने से उसकी शक्ति जो काफी बढ़ गई थी, और महपा पवार भी इन हत्यारे जो उनका प्रबल सहयोगी बन गया था। यद्यपि मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंत चाचा, मेरा और महपा की बढ़ती हुई शक्ति को पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रकट रूप में वे इन तीनों का विरोध करने में भय खाते थे। और चाचा, मेरा और महपा के अनुयायियों ने अपने नेता के निर्देशन में पाई कोटरा के पर्वतीय क्षेत्र में अपना अलग शिविर लगाकर भीलों को अपनी ओर मिलाकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए कुंभा के लिए इनकी बढ़ती हुई शक्ति को तुरंत दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकिन कुंभा कोई कार्रवाई करने में अभी असमर्थ था, क्योंकि कुंभा के पिता का मामा मारवाड़ का रणमल इस समय मंडोर छोड़कर कुंभा की सहायता के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि गुजरात का सुल्तान अहमद शाह इस समय मारवाड़ क्षेत्र से होकर नागौर जा रहा था, और नागौर से अहमद शाह की वापसी के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकी। और नागौर से अहमद शाह के जाने के बाद रणमल चित्तौड़ की तरफ आया, और रणमल के नेतृत्व में
राठौड़ सेना तथा राघव देव के नेतृत्व में सिसोदिया सेना को संयुक्त रूप से चाचा और मेरा के विरुद्ध भेजा गया। यद्यपि राठौड़ों और सिसोदियों की संयुक्त सेना ने चाचा, मेरा व उसके साथियों को पाई कोटरा के पर्वतीय क्षेत्र में घेर लिया, लेकिन 6 महीने तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अंत में गमेती के पुत्रों की सहायता से सफलता मिली और चाचा और मेरा जो थे वो दोनों मारे गए, किंतु महपा पंवार और चाचा का पुत्र अक्का किसी तरह से यहाँ से भाग निकले। यद्यपि रणमल ने उसका पीछा किया, किंतु ये किसी तरह मालवा की सल्तनत जो उसमें जा पहुंचे और चाचा के शिविर से मुक्त कराई गई 500 लड़कियों के भाग्य को लेकर रणमल और राघव देव के बीच गंभीर मतभेद या तनाव उत्पन्न हो गया था, जिससे कुंभा का दरबार राठौड़ों और सिसोदियों के परस्पर विरोधी गुट जो उसका अड्डा बन गया। तो इस प्रकार से कुंभा का दरबार जो था वो राजपूत जो उनमें भी क्या बन गया था, गुटबंदी हो गई थी। राठौड़ और सिसोदिया जो इन दोनों का अलग अलग गुट बन गया था। क्योंकि रणमल की सहायता से चाचा और मेरा का दमन संभव हो सका था, अतः मेवाड़ की राजनीति में रणमल का प्रभाव बढ़ाना स्वाभाविक था। और रणमल जो था वो एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी था, इसलिए प्रारंभ में उसने राघव देव की खुल्लम खुल्ला आलोचना करना ठीक नहीं समझा और मेवाड़ में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर उसने राठौड़ों को नियुक्त करना आरंभ कर दिया। और इस काम में कुंभा की दादी और रणमल की बहन हंसाबाई ने भी उसे सहयोग दिया। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि रणमल ने कुंभा की अभूतपूर्व सेवा भी की थी। रणमल जानता था कि मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत से उतना भय नहीं हो सकता जितना मालवा और गुजरात की बढ़ती हुई शक्ति से होगा। लेकिन मालवा और गुजरात के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के पूर्व मेवाड़ के शत्रु राजपूत शासकों से निपटना जरूरी था। इसलिए सबसे पहले सिरोही के देवड़ा चौहान शासक सहसमल का आक्रमण किया गया। और सिरोही पर आक्रमण करने का एक कारण तो ये था कि मोकल की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर सहसमल ने सिरोही की सीमा से मिले हुए मेवाड़ के कुछ गांव दबा लिए थे, जिन्हें वापस अपने राज्य में मिलाना जरूरी था। और सिरोही पर आक्रमण का दूसरा कारण यह था कि वो उसकी भौगोलिक स्थितियां थी कि पंजाब से गुजरात और दक्षिण के मार्ग सिरोही राज्य से होकर जाते थे और गुजरात की ओर से मेवाड़ पर आक्रमण इसी दिशा से हो सकता था। और सिरोही की सेना मेवाड़ी सेना का सामना न कर सकी और पराजित हो गई। और सिरोही के शासक को आबू, बसंतगढ़, भूला और पूर्वी सिरोही के कुछ क्षेत्र कुंभा को सौंपने पड़े। और रणमल के कहने पर कुंभा ने आबू पर्वत पर अचलगढ़ दुर्ग के निर्माण जो उसका आदेश दे दिया था। इसके अलावा सिरोही के बाद हाड़ौती पर सैनिक अभियान किया गया और विक्रम संवत 1496 के रणकपुर के लेख तथा विक्रम संवत 1517 की प्रशस्ति में इस अभियान की पुष्टि होती है कि हाड़ौती के हाड़ा चौहानों ने अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और मोगल के शासनकाल में उन्होंने मांडलगढ़ सहित मेवाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेवाड़ के विरुद्ध मालवा के सुल्तान से भी साठगांठ कर ली थी। और 1435-36 में कुंभा ने रणमल को बूंदी पर आक्रमण करने का भी आदेश दिया और बूंदी का हाड़ा शासक बेरीसाल पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया और मांडलगढ़ का क्षेत्र फिर से मेवाड़ को लौटा दिया गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बेरीसाल ने कुंभा की अधीनता स्वीकार कर मेवाड़ को वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया, किंतु हाड़ौती के हाड़ा राजपूत मेवाड़ के प्रति कभी भी निष्ठावान नहीं रहे। मारवाड़ के चारण साहित्य में मालवा के सुल्तान महमूद खलजी की पराजय का श्रेय रणमल को दिया गया है, जबकि मेवाड़ के चारणों ने इसका श्रेय कुंभा को दिया है। मालवा पर आक्रमण का एक कारण तो ये था कि दक्षिणी मेवाड़ और मालवा के बीच वाले क्षेत्र में अर्ध स्वतंत्र जातियां तथा सामंत रहते थे, जो कभी मेवाड़ की तो कभी मालवा की ओर झुक जाते थे, जिनका दमन करना बहुत जरूरी था। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि महपा पंवार और अक्का ने मालवा की सल्तनत में आश्रय लिया था तथा महाराणा कुंभा द्वारा मांग करने पर भी मालवा का सुल्तान उन्हें लौटाने के लिए तैयार नहीं हुआ था और दोनों पक्षों के बीच सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें मालवा का सुल्तान महमूद खलजी परास्त होकर भाग गया और राजपूतों ने उसका मांडू तक पीछा कर बंदी बना लिया और उसे चित्तौड़ लाया गया। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ जो उसका निर्माण करवाया। 6 महीने तक बंदी रखने के बाद महमूद को उससे मुक्त कर दिया गया। कुछ इतिहासकार सारंगपुर के युद्ध और महमूद के बंदी बनाए जाने की घटना पर संदेह प्रकट करते, क्योंकि इसका उल्लेख समकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो उन्होंने नहीं किया, परंतु केवल इस तर्क के आधार पर महमूद की पराजय और उसे बंदी बनाए जाने पर संदेह करना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मालवा और
मारवाड़ जो उसके बीच में किस प्रकार के संबंध रहे थे और किस प्रकार से इन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति और अपने आसपास के क्षेत्र जो थे उनके हाथों से निकल गए थे उनको वापस लाने का प्रयास किया था।